प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संगम एरा की या संगम पीरियड की। तो अभी तक हमने जितनी भी हिस्ट्री की वीडियोस कवर की हैं, तो बेसिकली हम नॉर्थ इंडियन हिस्ट्री से डील कर रहे थे। चाहे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, या फिर आर्यन सिविलाइजेशन की बात करें, या फिर महाजनपद एरा हो, मौर्यन एम्पायर हो, तो ये सारी जो एक्टिविटीज हैं ये सब कुछ नॉर्थ इंडिया में ही लिमिटेड थी। तो अब हम पहली बार साउथ इंडिया की हिस्ट्री को कवर करने जा रहे हैं। तो जब बात आती है साउथ इंडिया के हिस्ट्री की, तो साउथ इंडिया की हिस्ट्री नॉर्थ इंडिया से भी कहीं ज्यादा पुरानी है। लेकिन दिक्कत क्या हो जाती है कि हिस्टोरियंस के पास बहुत ज्यादा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है, क्योंकि वहां पे लार्ज स्केल आर्कियोलॉजिकल डिगिंग अभी हुई नहीं है, एक्सकवेशंस उतने लार्ज स्केल पे हुए नहीं है। और जहां तक बात है लिटरेरी टेक्स्ट्स की, तो बहुत पुराने लिटरेरी टेक्स्ट भी अवेलेबल नहीं है। हम ये जानते जरूर हैं कि साउथ इंडिया की हिस्ट्री जो है काफी पुरानी है, लेकिन उसको समझ पाना या उसको डिकोड कर पाना अभी हिस्टोरियंस के लिए संभव नहीं है। तो अगर आप कॉन्क्रीट साउथ इंडियन हिस्ट्री की बात करो, जिसको कि हिस्टोरियंस साइंटिफिकली प्रूव कर पाए, जिसके प्रूफ दे पाए, तो ऐसी स्थिति जो है वो 3rd सेंचुरी बीसी से आके ही बननी स्टार्ट होती है। यानी 3rd सेंचुरी बीसी ऑनवर्ड्स हमारे पास प्रूफ्स हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, टेक्स्ट रिकॉर्ड हैं, जिनकी मदद से हम उस वक्त के साउथ इंडिया की हिस्ट्री को दोबारा समझ सकते हैं, रिक्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली 3rd सेंचुरी बीसी के ऑनवर्ड्स उस दौरान कई सारी बुक्स लिखी जाने लगी, तमिल लैंग्वेज में खास करके बुक्स लिखी जाने लगी, और वो बुक्स आज भी अवेलेबल है। तो उन्हीं बुक्स के जरिए उस वक्त के हिस्ट्री को दोबारा समझा जा सकता है, उसको हिस्टोरिकली प्रूव किया जा सकता है। तो ये जो 3rd सेंचुरी बीसी से लेके 3rd सेंचुरी एडी तक ये जो 600 सालों का टाइम पीरियड है, इस दौरान जो साउथ इंडियन डायनेस्टीज थी, उन डायनेस्टीज ने कई सारी बुक्स लिखवाई। जो पोएट्स स्कॉलर्स होते हैं उनको पेट्रोनेज दिया, उनको संरक्षण दिया, उनको रहने की जगह दी, जमीन वगैरह दी, तो उनसे बुक्स वगैरह लिखवाई गई। तो वो जो बुक्स लिखी गई, ये जो 600 साल का पीरियड है, इन्हीं 600 साल के पीरियड को संगम एरा कहा जाता है। तो इन्हीं किताबों को अगर हम आज भी पढ़ें तो उस वक्त की हिस्ट्री समझी जा सकती है। ठीक है, तो बेसिकली आज हम बात करेंगे संगम एरा की। तो संगम एरा यानी कि 3rd सेंचुरी बीसी से लेके 3rd सेंचुरी एडी के टाइम पीरियड की साउथ इंडियन हिस्ट्री की। तो अब बात करें कि ये नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया ये क्या फंडा है, इसका क्या चक्कर है। तो अगर आप बच्चों भारत का नक्शा देखोगे तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से होके गुजरता है एक माउंटेन रेंज, जिसको कहते हैं विंध्या माउंटेन रेंज। तो विंध्या माउंटेन रेंज का फंडा समझो। तो विंध्या माउंटेन रेंज के नॉर्थ में अगर आप देखोगे तो कई सारी नदियां हैं, गंगा, यमुना, ऐसी बड़ी बड़ी नदियां हैं, सिंधु नदी। तो इन नदियों की वजह से जो नॉर्थ इंडिया का हिस्सा है, हिमालय से लेके विंध्या माउंटेन रेंज के बीच का हिस्सा, ये प्लेन है, समतल है। तो समतल होने की वजह से यहां पे बड़ी बड़ी आर्मीज, फौज, किसी राजा की फौज यहां से लाहौर तक जा सकती है बड़ी आसानी से। लेकिन अगर उसी फौज को मान लो यहां से विंध्या माउंटेन क्रॉस करना हो, तो उस फौज के बस की बात नहीं है। माउंटेन रेंज क्या है? पहाड़ है। तो अगर आप यहां पे हो, इस पहाड़ के पीछे जाना चाहते हो तो जा नहीं सकते हो, फौजें नहीं जा सकती हैं। तो इस वजह से ये जो विंध्या माउंटेन रेंज है, एक तरह से नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को सेपरेट कर दिया था इसने। उस जमाने में इस माउंटेन रेंज को क्रॉस करना आसान नहीं होता था, इसीलिए कभी भी कोई भी नॉर्थ इंडियन राजा, उस जमाने के नॉर्थ इंडियन राजा साउथ इंडिया तक पहुंच ही नहीं पाए। और वही बात साउथ इंडिया के राजाओं पे भी लागू हुई कि वो इस विंध्या माउंटेन रेंज को क्रॉस करके नॉर्थ इंडिया तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन ये सब बहुत पुरानी बातें हैं। 3rd सेंचुरी बीसी तक आते आते ये सारे ऑब्स्टेकल्स दूर कर लिए गए थे।
क्योंकि जो मौर्यन एम्पायर है, मौर्यन एम्पायर के बारे में हम जानते हैं कि उन लोगों ने विंध्या माउंटेन क्रॉस कर लिया था और कर्नाटक तक पहुंच गए थे। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछता है कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को डिवाइड करने वाला ज्योग्राफिकल बैरियर क्या है, तो ज्योग्राफिकल बैरियर है विंध्या माउंटेन रेंज। इसी माउंटेन रेंज की वजह से जो नॉर्थ इंडिया की हिस्ट्री है वो सेपरेटली डेवलप हुई, साउथ इंडिया की हिस्ट्री जो है वो सेपरेटली डेवलप हुई, दोनों के बीच मिक्स होने का मौका मिला नहीं। जो दोनों कल्चर कह लो या दोनों बिलीफ सिस्टम कह लो, ये जो आपस में मिलना स्टार्ट हुए वो 3rd सेंचुरी बीसी के आसपास मिलना स्टार्ट हुए, यानी मौर्यन एम्पायर के गद्दी पे बैठने के बाद ये सब स्टार्ट हुआ। तो जहां एक तरफ नॉर्थ इंडिया की जो सिविलाइजेशंस है उनके हमको कई सारे सबूत मिलते हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, रिकॉर्ड्स वगैरह खूब मिलते हैं, यही चीज साउथ इंडिया में अवेलेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनकी कोई हिस्ट्री ही नहीं है, हिस्ट्री है, लेकिन बहुत ज्यादा सबूत हम अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं। तो हम कैसे पता लगाते हैं साउथ इंडियन हिस्ट्री के बारे में? तो साउथ इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता लगाने का जो सबसे बड़ा जरिया हमारे पास है वो 3rd सेंचुरी बीसी से लेके 3rd सेंचुरी एडी के बीच में लिखी गई बुक्स है। तमिल लैंग्वेज में लिखी गई कई सारी किताबें हमको मिलती हैं। यही जो 600 साल का वक्त है, इस दौरान कई सारी बुक्स लिखी गई। इसी 600 साल के टाइम पीरियड को संगम एज कहा जाता है। तो इन्हीं किताबों के जरिए, इन्हीं किताबों को पढ़ के हम उस जमाने की हिस्ट्री समझ पाते हैं। हम ये जान पाते हैं कि उस वक्त कौन कौन सी डायनेस्टीज रूल कर रही थी, उस वक्त के राजा कौन कौन है। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी दिक्कत यह है कि बुक्स तो अवेलेबल हैं, बुक्स में राजाओं के नाम भी लिखे हुए हैं, लेकिन यह बता पाना मुश्किल है कि कौन सा राजा पहले आया, कौन सा बाद में आया। यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सेट करना भी काफी मुश्किल है। तो इस तरह शुरुआती हिस्ट्री अगर साउथ इंडिया की देखें तो बिल्कुल अच्छे से अवेलेबल है नहीं हमारे पास। जो कॉन्क्रीट हिस्ट्री हम बता पाएंगे साउथ इंडिया की, वो 3rd सेंचुरी बीसी के आसपास से ही बता पाएंगे। एक और चीज जो नॉर्थ इंडिया की हिस्ट्री और साउथ इंडिया की हिस्ट्री को अलग करती है वो है बाहर से होने वाले आक्रमण। अब देखो, इस विंध्या माउंटेन की वजह से जो बाहर के आक्रमणकारी थे वो कभी साउथ इंडिया तक पहुंच ही नहीं पाए। बाहर से हमले होने स्टार्ट हो गए थे ना नॉर्थ इंडिया पे, जैसे अलेक्जेंडर आया था, अलेक्जेंडर के बाद जो मंगोलिया, पर्शिया, यहां से भी कई हमले हुए, लेकिन इन हमलों का असर साउथ इंडिया पे देखने को नहीं मिला। वजह फिर वही विंध्या माउंटेन, क्योंकि विंध्या माउंटेन को क्रॉस किया नहीं जा सकता था आसानी से उस जमाने में। तो जब मौर्यों का डिक्लाइन हो गया तो नॉर्थ इंडिया पूरी तरीके से बाहर से आए हमलावरों के कब्जे में चला गया। हमने वीडियोस की है पहले कि पर्शिया से हमले होने स्टार्ट हो गए, इंडो ग्रीक किंगडम्स स्टैब्लिश होने लगी। हमने देखा ना, पहलव, कुषाण, ये सारी हमने डायनेस्टीज देखी, इंडो ग्रीक डायनेस्टीज। लेकिन ये सब नॉर्थ इंडिया तक ही सीमित था, साउथ इंडिया में ऐसा कोई विदेशी हमला देखने को नहीं मिला। तो धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया, दोनों कल्चर एक दूसरे से सेपरेट रहे कई वक्त तक। नॉर्थ इंडिया जो है आर्यन सभ्यता के ग्रिप में था, आर्यन कल्चर के ग्रिप में था। साउथ इंडिया जो है वो द्रविडियन कल्चर के ग्रिप में था। शुरू के कुछ 100 सालों तक दोनों कल्चर एक दूसरे से अलग रहे, दोनों को मिलने का मौका नहीं मिला। लेकिन जब मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन कर गया तो तब तक चीजें बदल चुकी थी, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स आ गए थे, लोग यहां से वहां जा सकते थे। तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि दोनों कल्चर आपस में संपर्क में आ गए, कल्चरल एक्सचेंजेस होने लगी। और ये वो दौर था जब नॉर्थ इंडिया में तो बड़े बड़े एम्पायर स्टैब्लिश हो रहे थे, जैसे कि मौर्य एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, लेकिन साउथ इंडिया में हमको छोटे छोटे किंगडम्स देखने को मिलते हैं। यानी साउथ इंडिया में कोई एक बहुत बड़ा एम्पायर उठ के या कभी उभरा नहीं। ठीक, तो अब बात करते हैं कि ये जो इंटरमिंगलिंग हुआ नॉर्थ और साउथ का, ये कब स्टार्ट हुआ। अगर हम बहुत एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो ये कहानी शुरू होती है ऋषि अगस्त्य से।
अब ये ऋषि अगस्त्य कौन है? तो वैदिक सिविलाइजेशन के दौरान 4 वेद लिखे गए। उन 4 वेदों में सबसे पुराना जो वेद है वो है ऋग्वेद। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे रेस्पेक्टेड वेद है ऋग्वेद। तो इस ऋग्वेद को कई लोगों ने लिखा, कई साधु सन्यासियों ने इस ऋग्वेद को मिलकर लिखा है। उनमें से एक साधु थे ऋषि अगस्त्य। तो ये ऋषि अगस्त्य, अगर आप ध्यान से सोचो, ये तो पूरी तरीके से वैदिक सिविलाइजेशन के जन्मदाता हो गए ना, क्योंकि इन्हीं लोगों ने वेद लिखा है। तो ऋषि अगस्त्य ने ऋग्वेद का कुछ हिस्सा लिखा है, और यही ऋषि अगस्त्य पहले नॉर्थ इंडियन माने जाते हैं जो कि विंध्य माउंटेन को क्रॉस करके साउथ इंडिया पहुंचे थे। तो ऋषि अगस्त्य को श्रेय दिया जाता है कि आर्यन सिविलाइजेशन को नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया तक पहुंचाने का। तो ऋषि अगस्त्य कोई अकेले तो गए नहीं थे, वो अपने साथ कई हजार लोगों को साथ लेके साउथ इंडिया गए थे। सब के सब पढ़े लिखे, ज्यादातर उनमें ब्राह्मण, संस्कृत बोलने वाले लोग। तो ऋषि अगस्त्य को इस बात का क्रेडिट दिया जाता है कि वो जो अपने साथ इतने सारे लोगों को ले गए थे और सब के सब आर्यंस थे, संस्कृत में बात करते थे, तो ऋषि अगस्त्य ने साउथ इंडिया में संस्कृत को फैलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और ना सिर्फ संस्कृत बल्कि तमिल लैंग्वेज को भी फॉर्मलाइज करने में ऋषि अगस्त्य का बहुत बड़ा योगदान है। अब फॉर्मलाइज करना क्या होता है? अब जैसे देखो, लैंग्वेज है तो लैंग्वेज के कुछ रूल्स होते हैं कि आप लिखोगे पढ़ोगे तो ग्रामर होता है, उसके रूल्स होते हैं, व्याकरण। तो उसी व्याकरण, वो जो ग्रामर है तमिल लैंग्वेज का, वो इसी महर्षि अगस्त्य या ऋषि अगस्त्य के द्वारा ही लिखा गया है। तो ऋषि अगस्त्य को कहा जाता है फादर ऑफ तमिल लैंग्वेज, और इन्होंने ही तमिल लैंग्वेज के पहले ग्रामर की किताब लिखी। तो इनका नाम है अगस्त्य, इसीलिए इनके लिखी गई किताब को हम अगस्त्यम या अकत्यम के नाम से जानते हैं। अकत्यम यानी अगस्त के द्वारा लिखी गई अकत्यम। तो आप देखो कि ऋषि अगस्त्य का क्या महत्व है। नॉर्थ इंडियन कल्चर के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि ऋग्वेद के को ऑथर है, कई ऑथर्स में से एक ऑथर है ये। और साउथ इंडिया की हिस्ट्री में भी इनका बड़ा योगदान है, क्योंकि संस्कृत को साउथ इंडिया तक इन्होंने पहुंचाया, साथ ही साथ तमिल लैंग्वेज को भी ग्रामर वगैरह तमिल लैंग्वेज की इन्होंने ही फॉर्मलाइज करी। तो ऋषि अगस्त्य को एक और चीज के लिए जाना जाता है, जैसे नॉर्थ इंडिया में आयुर्वेद है, आयुर्वेद यानी कि फूल पत्ती पेड़ पौधों से इलाज करना। तो आयुर्वेद के जैसा ही एक मेडिसिन का ब्रांच यानी मेडिकल साइंस का ब्रांच है जो साउथ इंडिया में फेमस है, उसको कहते हैं सिद्धा ब्रांच। सिद्धा ब्रांच। तो ये जो आयुर्वेद से मिलता जुलता जो कह लो कि मेडिसिन साइंस सिद्धा ब्रांच जो साउथ इंडिया में फैलाया, वो ऋषि अगस्त्य ने ही फैलाया। तो ऋषि अगस्त्य की क्या क्या कंट्रीब्यूशन है? साउथ इंडिया में संस्कृत को पॉपुलराइज करना, तमिल लैंग्वेज को ग्रामर प्रदान किया, सिद्धा ब्रांच ऑफ मेडिसिन साउथ इंडिया में पहुंचाया। तो ये तो कॉन्क्रीट फैक्ट्स हैं। अब बात करते हैं माइथोलॉजी की। तो ऐसा माना जाता है, माइथोलॉजिकली स्पीकिंग ऐसा माना जाता है कि शिव जी की शादी हो रही थी पार्वती जी से हिमालय पे। तो शिव जी ने पूरी दुनिया के जितने भी लोग थे उनको इनवाइट किया था। तो सारे के सारे लोग हिमालय पहुंच गए। तो हिमालय पहुंचने से जो धरती का बैलेंस है वो गड़बड़ हो गया। इसीलिए शिव जी ने अगस्त्य को कहा कि तुम बाकी सारे लोगों को जितनी नॉलेज है तुम अकेले ही उनको बैलेंस कर सकते हो। तो अब ये धरती हिल रही है क्योंकि सारे लोग मेरी शादी अटेंड करने हिमालय आ गए हैं। तो अब धरती को बैलेंस करना है तो तुम साउथ इंडिया चले जाओ। तो इसी वजह से अगस्त्य मुनि जो है वो साउथ इंडिया गए थे। और जब वो साउथ इंडिया जा रहे थे तो अपने साथ वो गंगा नदी है जो हिंदुओं की पवित्र नदी मानी जाती है, उसका जल अपने साथ लेके गए। इसी जल को उन्होंने साउथ इंडिया पहुंच के जमीन पे जब गिरा दिया तो कावेरी नदी का जन्म हुआ। लेकिन ये एक माइथोलॉजिकल कहानी है, माइथोलॉजी का हिस्सा है, इसको हम सच तो ऑब्वियसली नहीं मान सकते। तो अगर आप देखो तो ऋषि अगस्त्य वो इंसान है जिन्होंने नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को जोड़ा पहली बार।
नॉर्थ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इनको किस बात की क्रेडिट दी जाती है? संस्कृत को साउथ इंडिया में पहुंचाने के लिए जो वेद है, वेद वगैरह, जो वैदिक देवी देवता है, उनका कॉन्सेप्ट साउथ इंडिया तक पहुंचाया इन्होंने। अगर आप साउथ इंडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो वो इनका रेस्पेक्ट क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि इन्होंने तमिल लैंग्वेज की ग्रामर उनको बना के दी और सिद्धा ब्रांच ऑफ मेडिसिन दी। साथ ही साथ ऋषि अगस्त ने कई ऐसी बुक्स वगैरह लिखी जिनमें एग्रीकल्चर कैसे करना है, मतलब खेती बाड़ी कैसे की जाए, इरिगेशन, सिंचाई के साधन वगैरह कैसे उपलब्ध हो, तो इन सब के लिए इनको साउथ इंडिया में जाना जाता है। अब ये तो ऋषि अगस्त्य और इंडिया की कहानी है। ऋषि अगस्त्य को इंडोनेशिया में भी काफी पूजा जाता है। तो इंडोनेशिया किसी जमाने में चोला किंगडम के अंडर आता था। चोला किंगडम एक साउथ इंडियन डायनेस्टी थी। तो चोला किंगडम ने जब इंडोनेशिया पे कंट्रोल किया तो जो भारत का कल्चर है वो भी इंडोनेशिया पहुंच गया ना। तो उसी कल्चर के साथ साथ ऋषि अगस्त्य की कहानी भी इंडोनेशिया पहुंच गई। तो आज ऋषि अगस्त्य की कई सारी मूर्तियां, कई सारे मंदिर आपको इंडोनेशिया में भी देखने को मिल जाते हैं। तो इंडोनेशिया में ऋषि अगस्त्य को सेविज्म का जनक माना जाता है, यानी कि भगवान शिव की आराधना शुरू करने वाला, तो वो भी ऋषि अगस्त्य को ही माना जाता है। तो ये तो ऋषि अगस्त्य की कहानी थी जिसको हिस्टोरिकली हम प्रूव कर नहीं सकते, उसको हम माइथोलॉजी ही मानते हैं। तो अगर हम बात करें हिस्टोरिकली प्रूवन रिकॉर्ड्स की, यानी हिस्टोरियन जिसको अकाडेमिकली प्रूव कर सके साउथ इंडिया की हिस्ट्री, वो कहानी शुरू होती है मौर्यंस के जमाने से। तो मौर्य डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी मगध। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज नाम का एक ग्रीक एम्बेसडर रहता था। ठीक है, तो मेगास्थनीज ग्रीस से आया था, मगध में रहता था और उसने इंडिया को ध्यान से देखा। कई सालों तक वो मगध में रहा, तो इंडिया के बारे में उसने जाना समझा और एक बुक लिखी उसने। उस बुक का नाम था इंडिका। तो इस बुक के आज भी 23 मतलब लगभग 25 पन्ने हमको मिलते हैं। बुक तो काफी लंबी चौड़ी थी लेकिन वो डिस्ट्रॉय हो गई। उसके कुछ ही पन्ने अभी तक सरवाइव करते हैं। तो इसी इंडिका बुक में हमको पांड्या डायनेस्टी का जिक्र मिलता है। तो साउथ इंडिया में कई छोटी छोटी डायनेस्टीज थी। उन छोटी छोटी डायनेस्टीज में से 3 डायनेस्टी बहुत प्रोमिनेंट थी। उन 3 में से पहली बार अगर किसी डायनेस्टी का जिक्र कहीं पे हमको देखने मिलता है तो वो पांडियन डायनेस्टी। याद रखना, सिर्फ पांडियन डायनेस्टी का जिक्र मिलता है क्योंकि बाकी पन्ने जो है वो नष्ट हो गए हैं। तो हम कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते कि बाकी डायनेस्टीज के बारे में मौर्यों को पता था या नहीं था, लेकिन हाँ, पांडियन डायनेस्टी का नाम उन्होंने लिखा है। किसने लिखा है? मेगास्थनीज ने लिखा है अपने रिकॉर्ड में। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता सम्राट अशोक, तो सम्राट अशोक ने पूरे देश में कई जगहों पर रॉक एडिक्ट्स, अपने जो खंबे हैं, खंबे गड़वाए थे। तो उनमें से 2 खंबों में साउथ इंडिया का जिक्र है। तो इन 2 खंबों का आपको नाम याद रखना होगा, रॉक एडिक्ट 2 और रॉक एडिक्ट 13। तो इन 2 खंबों पे साउथ इंडिया के बारे में डिटेल्स लिखवाए सम्राट अशोक ने। तो इन 2 खंबों पे अशोक ने लिखवाया कि साउथ इंडिया की कुछ डायनेस्टीज है जो मौर्यंस के साथ फ्रेंडली है, यानी हमको उनसे युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं है, वो हमारे मित्र हैं। तो किन डायनेस्टीज का नाम लिखवाया सम्राट अशोक ने? तो डायनेस्टीज थी पांड्या। पांड्या के बारे में तो पहले से ही ये जानते थे। चोल और केरला पुत्ता। केरला पुत्ता को चेरा के नाम से भी जाना जाता है। तो केरला पुत्ता मतलब केरल के बेटे, पुत्ता मतलब सन यानी बेटे। तो सोचो, आज हमारे देश में जो केरल नाम का राज्य है, यही नाम आज से 2500 साल पहले भी प्रचलित था। सम्राट अशोक के अभिलेखों में केरल नाम लिखा हुआ है, केरल पुत्र। यही केरल पुत्र चेरा भी कहलाए। तो बेसिकली शॉर्टकट में बच्चों आप ये समझ लो कि जो उस वक्त का साउथ इंडिया है
उसमें इन्हीं 3 डायनेस्टीज का दबदबा था, पांड्या, चोला और चेरा। यही तीनों आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। कुछ 100 सालों के लिए पांड्या कंट्रोल करता था, फिर चोल उसको हरा के कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते थे। तो ये जो यही कहानी है साउथ इंडिया की, इन्हीं 3 डायनेस्टीज के आपस में युद्ध लड़ने के, कब्जे करने की कहानी है। शुरू के 600 सालों की कहानी यही है साउथ इंडिया की। ये कौन से 600 साल हैं? 3rd सेंचुरी बीसी से लेके 3rd सेंचुरी एडी। इस दौरान अगर आप नॉर्थ इंडिया में देखोगे तो मौर्यन डायनेस्टी थी, गुप्ता डायनेस्टी थी, और विदेश से आके जो हमले हुए वो सारी चीजें हो रही थी, जबकि साउथ इंडिया में इन्हीं 3 डायनेस्टीज का दबदबा था। तो मौर्य जो है काफी अच्छे तरीके से जानते थे साउथ इंडियन डायनेस्टीज के बारे में। सम्राट अशोक के ही आसपास एक और राजा हुए उसी दौरान, मतलब सम्राट अशोक से कुछ ही 50-60 साल बाद एक राजा पैदा हुए, उनका नाम था किंग खारवेल। ये कलिंग के राजा थे। कलिंग यानी आज का उड़ीसा। तो उस वक्त वो कलिंग के नाम से जाना जाता था। तो ये जो खारवेल नाम का राजा था कलिंग का, इसने हाथी गुम्फा एक केव है, एक गुफा है, वहां पे एक इंस्क्रिप्शन खुदवाई है, यानी पत्थर पे कहानी लिखवाते हैं ना, उसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो किंग खारवेल के इंस्क्रिप्शन में भी इन 3 साउथ इंडियन डायनेस्टीज का जिक्र मिलता है, चोल, चेर और पांड्या का जिक्र मिलता है। तो इससे हमको यह समझ में आ जाता है कि ये जो 3 डायनेस्टीज हैं, ये लगभग हर डायनेस्टी 1200 से 1500 सालों तक एग्जिस्टेंस में रही। काफी पुरानी डायनेस्टीज है ये सब, क्योंकि इनके ऊपर कोई खतरा भी नहीं था, इनके ऊपर कोई फॉरेन अटैक भी नहीं होता था। तो ये लोग आपस में ही लड़ते थे और आपस में ही जीतते और हारते रहते थे। तो ये तो मौर्यन डायनेस्टी की कहानी थी। तो अब हम आते हैं, ये जो हम अभी देख रहे हैं, ये तो नॉर्थ इंडियन के चश्मे से साउथ इंडिया को देख रहे हैं, यानी नॉर्थ इंडियंस को क्या क्या पता था साउथ इंडिया के बारे में। अब हम बात करते हैं सीधे साउथ इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो साउथ इंडियन ने भी तो खुद की हिस्ट्री लिखी है ना। दिक्कत यह है कि उनकी शुरुआती एंशिएंट हिस्ट्री उपलब्ध ही नहीं है, डिस्ट्रॉय हो गए हैं। तो जब से ये हमको उनकी हिस्ट्री उपलब्ध है, वही एरा कहलाता है संगम पीरियड। संगम पीरियड वो दौर है, वो समय है जहां से हमको साउथ इंडिया की हिस्ट्री पहली बार मिलनी स्टार्ट होती है। और ये है 600 सालों का टाइम पीरियड, 3rd सेंचुरी बीसी से लेके 3rd सेंचुरी एडी का टाइम पीरियड है। इस दौरान अगर आप नॉर्थ इंडिया में क्या चल रहा था, अगर आप ध्यान से सोचो, तो जो आर्यन सिविलाइजेशन थे, जो वैदिक सिविलाइजेशन थी, वो थोड़ी ढीली पड़ गई थी, कमजोर पड़ गई थी, क्योंकि जो कह लो ब्राह्मणिकल धर्म कह लो या वैदिक धर्म कह लो, वो कमजोर पड़ गया था। और नए नए धर्म जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म पॉपुलर हुए जा रहे थे नॉर्थ इंडिया में, जबकि साउथ इंडिया बिल्कुल कट ऑफ था, इन सब चीजों से उसको कुछ लेना देना नहीं था। आर्यन सिविलाइजेशन वहां तक पहुंचा नहीं था उस वक्त तक। ठीक है, अब ऋषि अगस्त्य की बात करें तो वो माइथोलॉजी है। प्रैक्टिकली बात करो तो आर्यन सिविलाइजेशन मौर्य डायनेस्टी के आते आते भी नहीं पहुंच पाया था साउथ इंडिया में। ठीक, धीरे धीरे वो सारी चीजें बदल गई। तो अगर हम रिलीजन की बात करें तो आर्यन रिलीजन या वैदिक रिलीजन तो डेक्कन तक नहीं पहुंचा था, लेकिन उसका एक छोटा सा एलिमेंट शिव जी की पूजा, भगवान शिव की पूजा करने वाले शैव कहलाते थे। देखो, आज हमारे देश में अलग अलग रिलीजन है, इस्लाम है, हिंदुइज्म है, क्रिश्चियनिटी है। उस वक्त तो सिर्फ हिंदू धर्म ही था। तो हिंदू धर्म में भी अलग अलग सेक्ट होते थे, कोई शिव जी की पूजा करता था, कोई भगवान विष्णु की पूजा करता था। तो ये अलग अलग सेक्ट्स बन जाते थे। ये लोग आपस में झगड़ते नहीं थे, मिलजुल के ही रहते थे। लेकिन सेक्ट यानी जो शिव जी की पूजा करते थे वो अपने आप को अलग धर्म का मानते थे वो भी हिंदू ही। लेकिन कोई शिव जी की पूजा करता था वो शैव कहलाता था, कोई विष्णु जी की पूजा करता था वो वैष्णव कहलाता था। तो अगर हम संगम पीरियड की बात करें तो उस वक्त साउथ इंडिया का सबसे पॉपुलर धर्म था शिव जी की पूजा करना, यानी शैविज्म। और ये वो दौर था जबकि साउथ इंडिया में बड़ी बड़ी बुक्स लिखी जा रही थी, किताबें लिखी जा रही थी,
और उन्हीं किताबों को पढ़कर आज हम संगम पीरियड के बारे में इतना सब कुछ बता पाते हैं। तो ये जो संगम संगम हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, ये संगम आखिर है क्या? तो संगम का मतलब होता है मिलना। अब मिलना, किन लोगों का मिलना? तो देखो, 3 डायनेस्टीज का जिक्र हमको इन्हीं किताबों में मिलता है। उन 3 डायनेस्टी में से एक डायनेस्टी है पांड्या। यह सबसे पहली डायनेस्टी है जिसका जिक्र मेगास्थनीज ने किया था। तो पांड्या जो राजा होते थे वो अपना पैसा खर्च करके अपनी पेट्रोनेज देते थे, जगह जमीन देके जो स्कॉलर्स होते थे, पढ़े लिखे लोग होते थे, पोएट होते थे, ऑथर होते थे, उनको एक जगह इकट्ठा करते थे, यानी उनके लिए रहने की जगह बना देते थे और कहते थे कि आप सब यहीं रहो, अपनी फैमिली को लाके भी यहीं रहो, बस एक काम करो कि आप बुक्स लिखो, अलग अलग सब्जेक्ट्स पे बुक लिखो, मेडिसिन पे लिखो, मैरिज पे लिखो, धर्म पे लिखो, पॉलिटी पे लिखो। तो इसी को संगम कहा जाता था। तो संगम जो है, असेंबलीज होती थी, लोग साथ आते थे। कौन से लोग साथ आते थे? स्कॉलर, पोएट, पंडित, पुजारी, इस तरह के लोग साथ आते थे और साथ में आके तमिल भाषा में बड़े बड़े ग्रंथ, बड़े बड़े एपिक्स लिखते थे। अब देखो, संगम का यह मतलब नहीं है कि 10-15 दिन के लिए साथ आए और फिर अपने अपने घर चले गए, नहीं। तो संगम एक परमानेंट असेंबली होती थी, परमानेंट। जैसे हमारे यहां लोकसभा होती है ना, तो लोकसभा परमानेंट है ना, मेंबर्स आते जाते रहते हैं। तो लोकसभा क्या करती है? नियम कानून बनाती है। वैसे ही संगम जो एक परमानेंट असेंबली थी, यहां स्कॉलर्स और पोएट आते जाते रहते थे, राजा भी आते जाते रहते थे, लेकिन ये स्ट्रक्चर बना दिया था पांड्या किंग्स ने। ठीक है, तो इन असेंबलीज को ही संगम कहा गया। इन असेंबलीज के अंदर काम क्या होता था? तो तमिल भाषा के ग्रंथ और बुक्स वगैरह लिखी जाती थी। इन्हीं बुक्स को पढ़ के आज हम उस जमाने का इतिहास दोबारा से समझ पाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली संगम क्या होता है ये हम समझ गए। वो तमिल पोएट्स, स्कॉलर्स का एक जमावड़ा हुआ करता था जिसको स्पॉन्सर राजा करते थे। तो राजा आते जाते रहे, लेकिन ये जो असेंबली बना दी गई ये चलती रही। एक राजा के बाद दूसरा राजा आया, लेकिन ये असेंबलीज अपना काम करती रही। तो इस तरह के 3 असेंबलीज का रिकॉर्ड हमको मिलता है। 3 असेंबलीज, ये असेंबलीज हजारों सालों तक चलती रही। इसको स्पॉन्सर करते थे पांड्या राजा, पांड्या डायनेस्टी के राजा स्पॉन्सर करते थे। इस तरह की 3 असेंबलीज के बारे में हम जानते हैं। तो ये जो पांड्या राजा होते थे, ये मदुरई में रहा करते थे और ये जो असेंबलीज हुआ करती थी, ये या तो मदुरई में या उसके आसपास के शहरों में स्टैब्लिश की जाती थी। जैसे लोकसभा दिल्ली में है ना, तो सारे नेता अगर उनको कुछ काम होगा, कुछ डिस्कस करना होगा, तो लोकसभा ही जाके वहां पे ही बैठ के डिस्कस करेंगे ना, संसद में ही करेंगे ना। तो वैसे ही असेंबली बना दी जाती थी, वहीं पे सब आते थे, मिलके बुक्स वगैरह लिखते थे। तो ये जो असेंबलीज बनाई गई थी, ये मदुरई और उसके आसपास के शहरों में ही बनाई गई थी। तो 3 अलग अलग असेंबलीज हुई है इतिहास में, जिनको कहा गया है संगम असेंबलीज। तो आओ इन 3 असेंबलीज के बारे में हमको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो इन संगम असेंबलीज में जिस जगह को हम साउथ इंडिया बोलते हैं या डेक्कन बोलते हैं, उस भाषा में वो लोग अपनी लैंग्वेज में इसे तमिलकम के नाम से बुलाते थे। तमिलकम या तमिलहम, वो जगह जहां तमिल भाषा में बात करने वाले लोग रहते हैं, तमिलकम या तमिलहम। अगर हम मैप पे इस जगह की बात करें तो मैप के अकॉर्डिंग ये आज के भारत के तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से, कर्नाटक के कुछ हिस्से और यहां तक कि श्रीलंका का जो नॉर्दर्न हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये सब एक ही यूनिट माने जाते थे। ये सब तमिलहम माने जाते थे क्योंकि यहां पे तमिल भाषा में बात करने वाले लोग रहा करते थे। अगर प्रिसाइजली हम बात करें तो कन्याकुमारी से लेके, ये रहा कन्याकुमारी,
कन्याकुमारी से लेकर तिरुपति के पहाड़ जो आंध्र प्रदेश में है, इन दोनों के बीच का एरिया तमिलकम या तमिलहम के नाम से जाना जाता था। और उस वक्त के रिकॉर्ड्स पढ़ के हमको ये बात पता चलती है, ये जो तमिलकम नाम का इलाका है, ये छोटे छोटे डायनेस्टीज में बटा हुआ था। छोटी छोटी डायनेस्टीज का बहुत सिग्निफिकेंस है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में एक ही डायनेस्टी काफी बड़े हिस्से पे कंट्रोल किया करती थी, जबकि साउथ इंडिया में ऐसा कभी हुआ नहीं। बहुत बड़ी कोई किंगडम कभी स्टैब्लिश हो गई हो, ऐसा हुआ नहीं। तो अब हम तीनों असेंबलीज की डिटेल देखेंगे। हम जानते हैं कि 3 असेंबलीज कंडक्ट की गई। तो पहली संगम असेंबली जो है वो मिथिकल है नेचर, उसको हिस्टोरिकली साबित नहीं किया जा सकता है। हम कहीं दावे के साथ नहीं कह सकते हैं कि देखो पहली असेंबली इतनी तारीख से स्टार्ट हुई थी, इसको इसने स्टार्ट किया और इस दौरान ये काम हुआ। ये बस मिथ है। जैसे हम कई सारी बुक्स होती है, वो कितना हिस्ट्री और कितना किस्सा कहानी बताना मुश्किल होता है, वैसे पहली संगम असेंबली के बारे में ऐसा माना जाता है कि ये मदुरई के पास एक छोटा सा शहर था। मदुरई के पास ही ये शहर था, इसलिए इसका नाम भी तेन मदुरई था। तो तेन मदुरई नाम के शहर में इस असेंबली को बनाया गया था, बसाया गया था। और इसको कुल मिला के 89 पांड्यन किंग्स का संरक्षण प्राप्त हुआ, यानी किंग आते गए जाते गए, लेकिन असेंबली बरकरार रही, वो अपना काम करती रही। तो 89 पांड्यन किंग्स का प्रोटेक्शन इसको प्राप्त हुआ। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो पहली असेंबली हुई, ये 4400 सालों तक कंटिन्यू अपना काम करती रही। ठीक, अब ये डेट्स सब कॉन्फ्लिक्टिंग है, ये डेट्स आप याद मत रखो, अलग अलग सोर्सेस से आपको अलग अलग डेट देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि कॉन्क्रीटली कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। हर हिस्टोरियन अपने अपने हिसाब से डेट का अनुमान लगा सकता है, लेकिन कोई प्रूफ तो कर नहीं सकता इस चीज को। तो पहला जो संगम असेंबली है ये मिथिकल है, इसको हिस्टोरिकली नहीं साबित किया जा सकता है। तो पहले संगम की शुरुआत ऐसा माना जाता है कि ऋषि अगस्त्य के साउथ इंडिया पहुंचने से हो गई थी। ऋषि अगस्त्य नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया गए थे ना, तो साउथ इंडिया जाके ही उन्होंने तमिल ग्रामर बनाना स्टार्ट कर दिया, संस्कृत को फैलाना स्टार्ट कर दिया। तो वहीं से पहली संगम को शुरू माना जाता है। और ऐसा माना जाता है, एपिक्स वगैरह में लिखा गया है कि ये जो पहले संगम की हम बात कर रहे हैं, इसकी शुरुआत में देवी देवता स्वयं धरती पे आए थे, उस असेंबली का हिस्सा बने थे। और काफी सारे लेजेंडरी साधु सन्यासी, जैसे कि उनमें से एक तो खुद ऋषि अगस्त्य ही हैं, ये तो काफी बड़े साधु महात्मा लोग, और देवी देवताओं ने उस असेंबली की शुरुआत की थी। और फिर ये असेंबली 4400 सालों तक चलती रही। यह भी माना जाता है कि इस पहली असेंबली में हिस्सा लेने के लिए जो भगवान शिव हैं, उनके बड़े बेटे भगवान कार्तिकेय, तो भगवान कार्तिकेय को ही मुरुगन के नाम से साउथ इंडिया में पूजा जाता है। मुरुगन, तो कार्तिकेय भगवान का ही दूसरा नाम मुरुगन है। तो पहले संगम असेंबली, अब संगम असेंबली है तो इसीलिए है ना कि बुक्स वगैरह लिखी जाएंगी। तो कई सारी बुक्स वगैरह लिखी गई उस दौरान, पहली असेंबली के दौरान, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज हमारे पास इस पहली असेंबली में लिखी गई एक भी किताब हमको नहीं मिलती है। एक भी किताब हमारे पास नहीं है। बस हम इतना जानते हैं, वो भी हम अगर यकीन करें तो, एपिक्स पे, पुराणों पे यकीन करें तो हमको ऐसा मानना होता है कि पहली संगम असेंबली अगस्त्य ऋषि ने ही स्टार्ट कराई थी। ऋषि अगस्त्य के बारे में माना जाता है कि इनकी उम्र 10,000 साल से भी ज्यादा थी। 10,000 सालों से भी ज्यादा तक ये जीवित रहे। तो ये पूरा जो 4400 साल का टाइम पीरियड है, ऋषि अगस्त्य की देख रेख में ही गुजरा। कोई आम इंसान तो 80-90 साल से ज्यादा जी नहीं सकता, लेकिन ऋषि अगस्त्य 10,000 सालों तक जीवित रहे। तो पहली जो पूरी की पूरी संगम असेंबली थी, उसकी देख रेख देखभाल ऋषि अगस्त्य ने ही करी। बात करते हैं दूसरे संगम असेंबली की। इनका डेट कॉन्क्रीटली बता पाना मुश्किल है, मीनिंगलेस है, लेकिन आप मान सकते हो कि जब नॉर्थ इंडिया में वैदिक सिविलाइजेशन चल रहा था, ठीक उसी वक्त की यह बात है। तो सेकेंड संगम जो है मदुरई के पास ही कपाटपुरम नाम के शहर में
स्टैब्लिश किया गया था। तो अगर आज के मॉडर्न डे मैप की आप बात करो तो तमिलनाडु के तिरुनेलवेली नाम के शहर में कपाटपुरम पड़ता है। तो पहला थेन मदुरई, या आपको नाम याद रखना है कि कौन सी असेंबली किस शहर में ऑर्गेनाइज की गई थी, उसका चेयरमैन या उसका इंचार्ज कौन था। तो पहली असेंबली थेन मदुरई में ऋषि अगस्त्य के कंट्रोल में की गई। जो दूसरी असेंबली है वो कपाटपुरम में कंडक्ट की गई। तो कपाटपुरम है तिरुनेलवेली तमिलनाडु में। ठीक, तो दूसरी असेंबली के बारे में हिस्टोरिकल सबूत मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? तो दूसरी असेंबली के बारे में जो ग्रीक हिस्टोरियंस है या श्रीलंकन जो बुक्स है उनमें जिक्र मिलता है कि हाँ भाई, जो पांड्य राजा है इन्होंने असेंबली बुलवा रखी है, असेंबलीज वगैरह वहां पे चला करती है। सेकेंड संगम के बारे में माना जाता है कि ये 3700 सालों तक कंटिन्यू अपना काम करता रहा और इसको 59 पांड्य राजाओं का संरक्षण मिला। एक के बाद एक पांड्य राजाओं का संरक्षण इसको प्राप्त हुआ। सेकेंड असेंबली के बारे में भी माना जाता है कि सेकेंड असेंबली को भी अगस्त्य मुनि ने ही स्टार्ट किया था। अगस्त्य मुनि की उम्र 10,000 साल से भी ज्यादा मानी जाती है ना। तो ऐसा माना जाता है कि पहली असेंबली तो पूरी की पूरी अगस्त्य मुनि ने ही कंडक्ट कराई। दूसरी असेंबली भी अगस्त्य मुनि ने स्टार्ट करवाई, लेकिन बाद में इसको टेक ओवर कर लिया उनके ही शिष्य तोलकप्पियार ने। तो तोलकप्पियार कौन है? तो ऋषि अगस्त्य के शिष्य हैं। तो सेकेंड असेंबली में दो लोग इंचार्ज थे कुछ देर के लिए, कुछ 100 सालों के लिए ऋषि अगस्त्य, और उसके बाद उनके शिष्य तोलकप्पियार ने वो इंचार्ज बन गए। तो इस सेकेंड असेंबली में भी कई बुक्स लिखी गई और सारी की सारी बुक्स तमिल लैंग्वेज में लिखी जाती थी। तो पहली असेंबली में तो लिखी गई कोई बुक हमको उपलब्ध नहीं है। जो दूसरी असेंबली में कई सारी बुक्स लिखी गई, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही बुक आज तक सरवाइव कर पाई, सिर्फ एक, और उस बुक का नाम है तोलकप्पियम। ये तोलकप्पियम बुक जो है वो तोलकप्पियार ने ही लिखी। तो तोलकप्पियार तो खुद चेयरमैन थे ना सेकेंड असेंबली के, खुद चेयरमैन थे, ऋषि अगस्त्य के शिष्य थे। तो इन्होंने ही बुक लिखी तोलकप्पियम। तो ये बुक ऐसा माना जाता है कि 6th सेंचुरी से 5th सेंचुरी बीसी के बीच लिखी गई है। यानी लगभग आप मान लो कि जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, महावीर का जन्म हुआ था, उसी वक्त की बात है ये। तो ये जो बुक है तोलकप्पियम, ये है क्या? तो इस बुक तोलकप्पियम में सोशल लाइफ के बारे में लिखा गया है कि लोग कैसे रहते हैं, सोसाइटी कैसी है, सोसाइटी कितने हिस्सों में बटी हुई है, जो राजा है वो रिवेन्यू कैसे कलेक्ट करते हैं, इन सब चीजों का जिक्र है। यानी पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशंस उस जमाने के। साथ ही साथ क्योंकि ये ऋषि अगस्त्य के शिष्य भी थे और ऋषि अगस्त्य ने तमिल ग्रामर दिया है, तो तमिल ग्रामर के बारे में भी उनके शिष्य तोलकप्पियार ने अपनी बुक तोलकप्पियम में लिखा है। तो ये सेकेंड असेंबली की बात है। अब बात करते हैं थर्ड और आखिरी असेंबली की। तो जो तीसरी और आखिरी असेंबली थी, संगम असेंबली, वो पांड्या ने अपनी राजधानी मदुरई में ही कराई थी। जो पांड्या राजा थे वो मदुरई में से ही अपना राजपाट चलाते थे ना। तो तीसरी असेंबली मदुरई में कंडक्ट की गई। तो तीसरी असेंबली को स्टार्ट कराया था पांड्या राजा मुदाथिरुमारन ने। तो मुदाथिरुमारन राजा थे, लेकिन जो चेयरमैन होता था वो तो कोई पोएट या ऑथर ही हो सकता था ना। राजा तो पैसे देते थे, राजा तो पेट्रोनेज देते थे। तो शुरुआत करवाई पांड्य राजा मुदाथिरुमारन ने और चेयरमैन बनाए गए तमिल पोएट नक्कीरार, ये चेयरमैन थे। इन दो लोगों ने थर्ड संगम असेंबली को कंडक्ट कराया। तो ये जो तीसरी संगम असेंबली है ये 1850 सालों तक कंटिन्यू चलती रही और कुल मिला के 49 पांड्य राजा आए गए। इनको 49 पांड्य राजा की प्रोटेक्शन मिलती रही। तो थर्ड असेंबली में कई सारी बुक्स लिखी गई और कई सारी बुक्स आज भी उपलब्ध है। तो पहली असेंबली से तो कोई बुक हमको मिली नहीं। सेकेंड असेंबली की एकमात्र बुक तोलकप्पियम हमको मिलती है, तोलकप्पियम। जबकि तीसरी असेंबली से कई सारी बुक्स हमको मिली, कई सारी बुक्स।
तो तीसरी असेंबली में जितनी भी किताबें लिखी गई, तमिल भाषा में जितनी भी किताबें लिखी गई, उनको दो कैटेगरीज में बांटा जाता है। तो दो कैटेगरी क्या है? पहली कैटेगरी है इट्टू टोकोई, जिसको इट्टू थोकोई भी बोलते हैं। तो ये इट्टू टोकोई या इट्टू थोकोई है क्या? तो ये बेसिकली 8 किताबों का ग्रुप है। 8 किताबों के ग्रुप को इट्टू टोकोई बोलते हैं। किस चीज की किताबें हैं ये है 8 एंथोलॉजीज। एंथोलॉजी का क्या मतलब होता है? कविता संग्रह, कलेक्शन ऑफ पोएम्स, कलेक्शन ऑफ पोएम्स। अब एंथोलॉजी और कलेक्शन ऑफ पोएम्स में एक बारीक फर्क ही है। एंथोलॉजी का मतलब होता है किसी एक ही टॉपिक पे, मान लो टॉपिक है रामायण, तो रामायण टॉपिक पे अलग अलग पोएट अपनी अपनी कविता लिखेंगे, सारी कविता को एक ही किताब में जमा किया जाएगा, तब जाके वो एंथोलॉजी कहलाएगा। यानी एक ही टॉपिक पे अलग अलग पोएट्स की लिखी गई पोएम्स का कलेक्शन। तो इस तरह की 8 पोएम्स का कलेक्शन थर्ड असेंबली के दौरान बनाया गया। इसको बोलते हैं इट्टू टोकई। जो किताबों की दूसरी कैटेगरी है उसको नाम दिया गया पट्टू पट्टू। पट्टू पट्टू जो बुक्स है वो 10 किताबों का कलेक्शन है। तो ये 10 किताबें क्या है? ये तो पोएम्स है, पोएम्स है। ये 10 किताबें क्या है? ये 10 किताबें भी पोएम्स हैं, लेकिन ये किसी की प्रशंसा में लिखी गई पोएम्स है। प्रेजिंग, राजाओं को, देवताओं को खुश करने के लिए बुक्स जो लिखी गई है, उनकी तारीफ में जो बुक लिखी गई है वही है पट्टू पुट्टू। तो थर्ड संगम असेंबली से हमको कई सारी बुक्स मिलती हैं। इसमें डिटेल में जानकारी मिलती है उस वक्त के राजाओं की, उस वक्त के राजा टैक्स कैसे जमा करते थे, लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, शहरों के नाम, इस तरह की काफी डिटेल जानकारी हमको मिलती है। तो ये तो बात है 3 असेंबलीज की। तो इन 3 असेंबलीज को कंट्रोल कौन करते थे? पांड्य राजा करते थे। तो इन 3 असेंबलीज के बाहर भी तो कई बुक्स प्रोड्यूस हुई, कई सारी बुक्स लिखी गई जिनपे कि पांड्य राजा का कंट्रोल नहीं था। दूसरी भी तो डायनेस्टीज थी भाई। तो जो बाकी बुक्स लिखी गई उसको बोला जाता है पोस्ट संगम लिटरेचर। तो पोस्ट संगम लिटरेचर बेसिकली उन बुक्स को कहा जाता है जो संगम असेंबलीज का कल्चर खत्म होने के बाद लिखी गई, या फिर संगम असेंबली से उसका कुछ लेना देना नहीं है, किसी और डायनेस्टी के राजा ने उन बुक्स को लिखवाया। तो ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में हमको पता होना चाहिए कंपिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पोस्ट संगम बुक है वो है थिरुकुरल। तो एक बहुत बड़े साउथ इंडिया के फेमस सेंट हैं, इनके नाम पे सिक्के, डाक टिकट आज भी जारी होते हैं। तो साउथ इंडिया बोलना ठीक नहीं है, इंडिया के बहुत बड़े सेंट हैं ये। तो थिरुवल्लुवर ने ये बुक लिखी है थिरुकुरल। तो ये बुक मोरल वैल्यूज, एथिक्स के ऊपर है कि पति को अपनी पत्नी के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, राजा को अपने एम्प्लॉइज के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, सोल्जर को कैसे बिहेव करना चाहिए। तो बुक्स ऑन एथिक्स और मोरल वैल्यूज पे लिखी गई बुक है ये। तो इस बुक को माना जाता है कि द्रविडियन भाषा में लिखी गई पहली एथिक्स की किताब है ये। पूरी दुनिया में ये किताब बहुत फेमस है, 30 से ज्यादा लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट किया गया है। तो इस बुक में आपको मोरल वैल्यू, राजा को कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे गवर्न करना चाहिए, बेसिकली जो काम चाणक्य ने जो चाणक्य नीति लिखी, वैसी ही एक लगभग किताब है थिरुकुरल। जो दूसरी इंपॉर्टेंट बुक है जिसका संगम असेंबली से कनेक्शन नहीं है वो है पालामोली। पालामोली को लिखा है मुनुरुराई अरैयर ने। आपको ऑथर का नाम याद रखना ही रखना है। तो पालामोली क्या है? ये कह लो कि प्रोवर्ब्स की एक बुक है। प्रोवर्ब यानी मुहावरों। तो मुहावरों के जरिए मोरल वैल्यू सिखाना, जैसे चोरी नहीं करना है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, तो इसको मुहावरों के जरिए किस्सों कहानियों में बदल के समझाना, यही इस बुक का सब्जेक्ट मैटर है। जो तीसरी बुक है वो है अकारा कोवई। तो अकारा कोवई जो बुक है ये एक डेली रूटीन की तरह की बुक है कि एक हिंदू को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, सुबह कितने बजे उठना चाहिए, कितने बजे खाना खाना चाहिए, कितनी बार पूजा करना चाहिए,
कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कब नहाना चाहिए, कब नहीं नहाना चाहिए। तो एक हिंदू का जीवन कैसा हो, यही इस बुक का सब्जेक्ट मैटर है। तो इस बुक में आपको वैदिक सिविलाइजेशन की झलक, संस्कृत का असर साफ साफ देखने को मिलता है। तो ये तो कुछ पोस्ट संगम बुक्स थी। अब जो तमिल भाषा है या तमिल कल्चर है, जो तमिल इतिहास है, उसमें 5 एपिक्स की भी बहुत अहमियत है। एपिक्स यानी महाकाव्य यानी ग्रंथ। जब हम बात करें अपने नॉर्थ इंडियन हिंदू कल्चर की, तो हमारे यहाँ रामायण और महाभारत जैसे बड़े बड़े ग्रंथ हैं, महाकाव्य है। महाभारत और रामायण क्या है? ये एक कहानी है जो पोएटिक फॉर्म, कविता के फॉर्म में लिखी गई है। तो ऐसे ही 5 एपिक्स तमिल लैंग्वेज में भी हमको पढ़ने को मिलते हैं। इनको कहा जाता है 5 एपिक्स ऑफ संगम एज। भले ही संगम असेंबलीज में नहीं लिखी गई हैं ये, लेकिन संगम एज, देखो संगम असेंबली और संगम एज दो चीज है। संगम एज का मतलब होता है उस टाइम पीरियड को हम संगम एज बुलाते हैं, जबकि संगम असेंबली वो जगह जहां ये किताबें लिखी जा रही थी। तो ये जो 5 एपिक्स है, इनका काफी महत्व है। तमिल जो लिटरेचर है इसमें काफी महत्व है। इन 5 एपिक्स को एक इकट्ठे आइमा पेरुम कपय्यम के नाम से जाना जाता है, यानी 5 एपिक्स को एक ग्रुप माना जाता है। इसको कहा जाता है एम पेरुम कपय्यम, या अंग्रेजी में बोलो तो 5 ग्रेट एपिक्स। तो ये एपिक्स संगम असेंबली से बाहर लिखी गई थी और 1st सेंचुरी एडी से 9th सेंचुरी एडी के बीच में कहीं ये लिखी गई है। प्रिसाइज डेट का पता लगा पाना तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब ये 5 एपिक्स हैं तो काफी पुराने, लेकिन पहली बार इनका जिक्र, मतलब एपिक्स के बारे में सबको पता है, तमिलनाडु में काफी पहले से ही इन एपिक्स को काफी सम्मान से देखा जाता है, लेकिन 5 एपिक्स हैं, ये बात पहली बार इसका जिक्र अगर कहीं पे मिलता है। तो तमिल एक जो बुक है जो बाद में लिखी गई 18th या 19th सेंचुरी में तमिल में एक बुक लिखी गई, उसका नाम है थिरुथानी कयूला। उस बुक में पहली बार जिक्र किया गया कि हम तमिलों का इतिहास काफी पुराना है, हमारे पास 5 ग्रेट एपिक्स है। ठीक है, तो अब ये 5 ग्रेट एपिक्स क्या हैं, इनके नाम आप चाहो तो याद रख लो। तो इन 5 एपिक्स में से जो शुरू के 2 एपिक्स हैं वो जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड है, या आप इसको पार्ट 1 कह लो, इसको पार्ट 2 कह लो, यानी ये एक ही परिवार की कहानी है। अब 5 में से जो 3 एपिक है, शुरू के जो 3 एपिक हैं, शिलापत्तिकारम, मणि मेघलई और शिवाका चिंतामणि, ये तीनों विमेन ओरिएंटेड हैं। इसमें औरतों को सेंट्रल कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया है और दिखाया गया कि औरतें कितनी पढ़ी लिखी और ताकतवर उस वक्त की हुआ करती थी। तो ये 5 एपिक्स, तो इन 5 में से 2 एपिक्स के बारे में हमको पता होना चाहिए कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। इन 2 एपिक्स से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो हम इनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो जो पहला एपिक है वो है शिलापत्तिकारम। तो शिलापत्तिकारम एक नॉन रिलीजियस टेक्स्ट है, यानी कि धार्मिक बुक नहीं है ये। इसको लिखने वाले का नाम इलांगो अदिगल, या कहीं कहीं पे इलांगो अदिगन भी कहा गया है, लेकिन जनरली आपको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इलांगो अदिगल ही देखने को मिलेगा। तो शिलापत्तिकारम तमिल भाषा में लिखा गया पहला एपिक है, लिखने वाले का नाम है इलांगो अदिगल। अब ये इलांगो अदिगल कौन थे? तो ये एक जैन मुनि थे, जैन मॉन्क थे, साथ ही साथ चेरा राजा सेन गुत्तुवन के भाई थे। 3 डायनेस्टी मैंने आपको बताई ना, एक डायनेस्टी पांड्य, यही पांड्य डायनेस्टीज असेंबलीज कंडक्ट करवाते थे, बुक वगैरह लिखवाते थे। दूसरी डायनेस्टी चोल की, तीसरी चेरा की। तो चेरा डायनेस्टी बेसिकली केरल में रूल करते थे। तो इस एपिक में इस एपिक को लिखने वाले जो हैं इलांगो अडिगल, वो चेर राजा सेन गुत्तुवन के अपने भाई थे। अब ये शिलापत्तिकारम है क्या? तो शिलापत्तिकारम एक पायल की कहानी है, पैर में पहने जाने वाला पायल। तो हुआ क्या था कि कोवलन नाम का एक व्यापारी था, कोवलन, और उसकी पत्नी थी कन्नगी। कन्नगी, ये सब आप याद रखना, कोवलन और कन्नगी खुशी खुशी रहते थे।
तो कोवलन और कन्नगी मदुरई चले गए एक बार। एक्चुअली हुआ क्या था कि कोवलन का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया था, यानी कन्नगी उसकी पत्नी तो थी, लेकिन कोवलन का कन्नगी के अलावा माधवी नाम के एक डांसर से अफेयर हो गया था। तो कन्नगी ने के समझा माधवी के धोखा देने के बाद कोवलन वापस कन्नगी के पास आ गया और कन्नगी ने कोवलन को माफ कर दिया। तो कन्नगी को इस एपिक के जरिए एक आइडियल वाइफ के रूप में दिखाया गया है, यानी एक पत्नी कैसी होती है, अपने पति को कैसे संभालती है, पूरे घर का कैसा ख्याल रखती है। इसलिए इन 3 कैरेक्टर के जरिए कन्नगी इसका सेंट्रल कैरेक्टर है। इसके जरिए लोगों को यह सीख दी जा रही है कि एक आइडियल पत्नी कैसी होती है, पति को अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो हुआ क्या कि कोवलन माधवी के चक्कर में पड़ गया था। तो कन्नगी को यह बात पसंद नहीं थी, लेकिन कन्नगी ने कभी भी कोवलन को कुछ कहा नहीं। तो कोवलन माधवी को छोड़ के वापस अपनी पत्नी कन्नगी के पास आ जाता है। तो कन्नगी और कोवलन बोलते हैं कि चलो हम फिर से अपनी जिंदगी को शुरू करते हैं, और दोनों मदुरई चले जाते हैं। मदुरई, तो मदुरई में जाके, क्योंकि ये इनके पैसे वगैरह खत्म हो गए थे, तो कन्नगी ने अपनी पायल कोवलन को दे दी कि तुम ये पायल मार्केट में बेच के कुछ खाने पीने का सामान ले आओ। तो जब कोवलन कन्नगी की पायल बेचने के लिए गया तो एक ज्वेलर को लगा कि ये चोरी का पायल है, और उसने राजा के पास मैसेज भिजवाया कि मेरी दुकान में एक चोर बैठा हुआ है। तो जो राजा था, मदुरई का राजा, उसने कोई सबूत नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, ज्वेलर की बात पे यकीन कर लिया और कोवलन को फांसी की सजा दे दी। कोवलन को मार दिया, क्योंकि चोर को मृत्यु दंड दिया जाता था। अब कोवलन तो बेकसूर था। कन्नगी जानती थी कि मेरे पति ने चोरी की नहीं है। तो कन्नगी पहुंच गई मदुरई राजा के दरबार में, और उसने कहा कि राजा, तुम बहुत ही दुष्ट हो, तुमने मेरी जैसी औरत को विधवा बना दिया, जबकि मैं देवी देवताओं की